भाग्य का लिखा कभी कोई नहीं बदल सकता, जो भाग्य में है वही मिलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम। हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदल सकता। आप कहानी के अंत तक बनिए रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि भाग्य क्या लिखा कभी नहीं बदल सकता। कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। पंचनद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने बेटियों से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे शहद से मीठे लगते हैं। दूसरी से पूछा तो उसने कहा, आप मुझे गुड़ जैसे मीठे लगते हैं। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी ने कुछ ऐसी ही बात दोहराई। किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री जैसा मीठा कहा। सबसे छोटी व राजा की सबसे प्रिय बेटी से पूछने पर उसने कहा, महाराज, आप मुझे नमक की तरह स्वाद लगते हो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही तो कहा है। यह सुनकर राजा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया, और यह तो हम सभी जानते हैं कि गुस्से में आम आदमी भी होशोहवास खो बैठता है। उसने लड़की से कहा, नालायक, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। वैसे राज ज्योतिषी ने मेरे भाग्य में रानी बनने की बात कही है। राजा ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि नगर से किसी भी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ और इस छोटी लड़की की शादी उससे कर दो। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। रानी ने हाथ पांव जोड़े। मंत्रियों ने राजा को समझाया, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सेवक एक बूढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्मो रिवाज से कोढ़ी के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने किया, ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान ले। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह युवक से बोली, बता, मेरा पति कहाँ है? नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। युवक ने हंसकर कहा, पगली, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी, तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली। नौजवान युवक अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ, जो अब तक पीछे छुपा रखा था, सामने कर दिया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोर का निशान अभी भी बाकी था। राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया। युवक ने बताया कि वह कश्मीर का राजकुमार है। एक बार उसने भूलकर एक साधु का अपमान कर दिया था। उसकी जरासी भूल के कारण साधु क्रोधित हो उठा था और उसने मुझे कोढ़ी होने का शाप दिया था। कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर पंचनद में आ गया था। इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में लौटा। उसके पिता उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसी दिन उसे राजगद्दी सौंप दी और उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि आज की कहानी का शीर्षक है, नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षुक की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं।
पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार इसे दूर करूं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था। इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबरा कर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है, और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हाँ, आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो, और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर हमेशा जागरूक रहो। हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो, और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएंगी। यह भी पढ़े, मन की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, उथल पुथल। नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षुक बोला, बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मक भी मेरे भीतर ही होंगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मक के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। इस कहानी का शीर्षक है वरदराज का अभ्यास। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव हो। अभ्यास द्वारा हम बड़ी से बड़ी चीजों को सीख सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बालक वरदराज की। जानते हैं कि कैसे एक मंदबुद्धि बालक वरदराज ने बार बार अभ्यास के द्वारा अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान करके दिखाया। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक शिष्य पढ़ता था। वह बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि था। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। उसके साथ पढ़ने वाले सभी सहपाठी उससे कक्षा में आगे निकल गए थे, लेकिन वह 10 सालों से एक ही कक्षा पर था। उसके गुरुजी उस पर बहुत मेहनत करते, उसे पढ़ाते लिखाते बार बार समझाते, लेकिन फिर भी उसकी मोटी बुद्धि कुछ भी सीखने को तैयार नहीं थी।
आसपास वाले सभी शिष्य उसका मजाक उड़ाया करते थे। वरदराज को खुद पर बहुत शर्म आती थी, लेकिन वह अपने मंदबुद्धि होने का इलाज खुद नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वरदराज कुछ भी नहीं सीख पाया। इसलिए एक दिन गुरुजी ने वरदराज को अपने पास बुलाया। गुरुजी बोले, वरदराज, तुम्हें गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम कुछ भी सीख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। वरदराज बोला, गुरुजी, मैं घर कैसे जा सकता हूँ, अभी तो शिक्षा पूरी नहीं हुई है। गुरुजी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, लेकिन 10 सालों में तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। इससे अच्छा है तुम घर जाकर अपने माता पिता की उनके कामों में हाथ बटाकर मदद करो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा सुनकर वरदराज को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया और वह अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते पर चलते चलते उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता को किस मुंह से कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे गुरुकुल से जाने को कहा है, और इसका कारण यह है कि इतने सालों से मैंने कुछ नहीं सीख पाया हूँ। चलते चलते वरदराज बहुत थक गया, उसे प्यास लगी थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। वह कुएं के पास पहुंचा। वहां पर उसे एक बाल्टी दिखाई दी जिस पर रस्सी बंधी हुई थी। उसने बाल्टी उठाई और रस्सी पकड़कर बाल्टी को कुएं में डाल दिया। जैसे ही उसने बाल्टी को ऊपर खींचा, उसकी नजर कुएं के मुंदेर के पत्थर पर पड़ी। कुएं के मुंदेर के पत्थर पर रस्सी की रगड़ से बहुत गहरे निशान पड़े हुए थे। उन निशानों को देखकर वरदराज सोचने लगा कि जब इतनी कोमल रस्सी से बार बार रगड़ खाकर इस सख्त पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके किसी चीज को क्यों नहीं सीख सकता। वरदराज समझ चुका था कि किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। ऐसा जानकर वह वापस गुरुकुल लौट गया। यह भी पढ़े, एक पहाड़ी लड़की और संत की कहानी, प्रेरणादायक कहानी। गुरुकुल पहुंचकर वह गुरु से बोला, गुरुजी, मुझे पता चल चुका है कि आखिर आपके इतना प्रयास के बाद भी मैं कुछ क्यों नहीं सीख पा रहा था, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ कि अगर एक ही चीज का बार बार अभ्यास करूंगा तो जरूर सीख सकता हूँ। वरदराज का यह आत्मविश्वास देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदराज को फिर से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। वह अभ्यास कर करके इतना आगे बढ़ गया कि अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने लगा। आगे चलकर वरदराज एक महान विद्वान बने और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भी की। इसलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशा। जिसका अर्थ है, जिस प्रकार लगातार आते जाते रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, उसी प्रकार सतत अभ्यास किसी भी बुद्धिहीन को भी बुद्धिमान बना देता है। यह कहानी हमें बताती है कि अभ्यास का जीवन में कितना महत्व है। अभ्यास करने से हम जटिल से जटिल चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन हमें बस उस समझ की जरूरत है जो वरदराज को प्राप्त हुई थी। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे कार्य को लेकर परेशान हैं जो पूरा नहीं हो रहा है, तो लगातार उस पर अभ्यास की तलवार चलाते रहिए और आप पाएंगे कि आपका काम बड़ी ही आसानी से होते चले जा रहे हैं। अपने तनाव को कैसे पहचाने, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में बहुत से लोग तनाव की तरफ जा रहे हैं, और इस तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद की भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। इसी कारण हमारा तनाव और बढ़ जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि अपने तनाव को पहचानना और उसे दूर करना हमारे लिए कितना जरूरी है। शुरू करते हैं आज की कहानी। अपने तनाव को पहचानो। अमन नाम का एक लड़का था जो कि बहुत कम बातें किया करता था। सभी को यही लगता था कि कम बात करना उसका स्वभाव है। कुछ हद तक यह उसका स्वभाव भी था, लेकिन असल में उसके कम बात करने का कारण यह था कि वह ज्यादा लोगों से मिलजोल नहीं रख पाता था। इसी कारण वह खुद ही लोगों से दूर होने लगा था। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे उत्साहित करता था। अकेलापन और उदासी। धीरे धीरे सभी लोग उसकी जिंदगी से जाते रहे और वह अकेला सा पड़ गया। अब उसका काम से भी मन हटने लगा। वह जितना भी काम करता, ऐसा लगता कि उसके लिए एक मजबूरी है। वह बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ नया सीखने की। उसे गाने सुनना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उसका यह शौक भी कम हो गया। उसे चारों तरफ निराशा दिखती थी। दुनिया की कोई भी चीज उसे उत्साहित नहीं कर पा रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि यह सब उसको नॉर्मल लग रहा था। उसे लग रहा था, मैं नॉर्मली ही ऐसा हूँ, लेकिन असल में वह तनाव में था, और ऐसा तनाव जो आसपास वालों को दिखाई नहीं दे रहा था। मामा की चिंता।
अमन के मामा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़े होते ही दोनों में एक अंतर आ चुका था। कई साल बाद जब उसके मामा उससे मिले तब उन्होंने यह महसूस किया कि अमन तो बहुत निराशा में रहता है और इसका हमेशा निराशा में रहना कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस विषय में अमन से बात करूं। मामा और अमन की बातचीत। मामा अमन के पास पहुंचे और बोले, अमन क्या हुआ? आजकल निराश रहने लगे हो, ज्यादा मुझसे बातचीत भी नहीं करते, बचपन में तो कितना बात किया करते थे। अमन बोला, मामा वह तो बचपन की बात थी, बड़े होते होते इंसान का स्वभाव बदलता है। मेरा स्वभाव अब चुप रहने का हो गया है। मामा बोले, क्या तुम्हारी चुप्पी में शांति है? अमन बोला, नहीं, शांति तो बिल्कुल नहीं है, पर अब कोई काम करने का मन नहीं करता, किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं करता। अब मैं ऐसा ही हो गया हूँ। जानता हूँ तुम उन्हें दिखा लो, मुझे लगता है तुम्हें डिप्रेशन हो गया है। अमन बोला, यह आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बीमार थोड़ी ही हूँ, जो डॉक्टर को दिखा लूं। निराशा तो मेरे लिए सामान्य बात है। मामा बोले, देखो अमन, तुम अपनी निराशा को हल्के में मत लो। तुम बीमार नहीं हो मुझे पता है, लेकिन कुछ बीमारियां मानसिक भी होती है। तुम मेरी बात मानो, तुम डॉक्टर के पास चलो। मामा के बहुत समझाने के बाद अमन उनके साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। अमन और डॉक्टर की बातचीत। एक खाली कमरा था जिसमें 2 कुर्सियां लगी हुई थी। एक तरफ अमन बैठा और दूसरी तरफ डॉक्टर। अमन के मामा बोले, यह तो बड़ी गंभीर बात है। अमन, तुम इसे इतनी आसानी से कैसे कह रहे हो? अमन बोला, बात क्या गंभीर है? जिंदगी इतनी गंभीर है तो मुझे ऐसा तो बनना ही था। मामा की सलाह। मामा बोले, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हर वक्त ही निराश रहते हो? हर वक्त कोई निराश नहीं रह सकता। अमन बोला, मैं तो कई सालों से निराश हूँ। जो कुछ भी जीवन में घटता है कभी किसी को नहीं बताता, बताने का मन ही नहीं करता। बताने का फायदा भी क्या है? डॉक्टर बोले, अमन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं तुम साफ साफ बताना। अमन बोला, जी बिल्कुल, मैं ठीक हूं तो मुझे घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोले, अमन यह बताओ, तुम्हारे जीवन में कुछ तनाव है? तनाव की पहचान। अमन बोला, मैं इसे तनाव तो नहीं कह सकता, पर मैं हमेशा निराश रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता किसी भी काम को करने में। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता कि किसी से मिलूं या बात करूं। मुझे बस अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले में भी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अकेले रहता हूँ। डॉक्टर बोले, अमन तुम्हें तनाव है। सबसे पहले इस बात को मानो, गहरी निराशा तनाव का एक कारण होता है। जिसे यह निराशा लग जाती है, फिर वह अपने जीवन से ऊबने लगता है। तुम भी अपने जीवन से ऊब गए हो। तुम्हें जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं मिला जो तुमने चाहा था, या फिर तुम एफर्ट करते करते थक गए हो और इस थकान के कारण ऐसी जिंदगी जी रहे हो। अमन बोला, डॉक्टर साहब क्या सचमुच मुझे तनाव है? डॉक्टर बोले, हाँ अमन तुम्हें तनाव है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बातों को दूसरों से शेयर करना सीखो। अपने मन में मत रखो और लोगों से मिलना जुलना सीखो। अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व करो। इन्हीं चीजों से तुम अपना तनाव कम कर पाओगे। बाकी अगर दवाइयों की जरूरत होगी तो तुम्हें वो दूंगा। अमन बोला, हाँ डॉक्टर साहब आप ठीक ही कह रहे हो, मुझे खुद को बदलना चाहिए। मैं खुद को बदल नहीं पाता, इसलिए तनाव में रहता हूँ। जीवन के 4-5 साल ऐसे ही निराशा में गुजरे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आज आपने मुझे समझा दिया है। मैं आज से ही कोशिश करूंगा कि खुद को बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व कर पाऊं। अमन ने डॉक्टर की सलाह मानी और धीरे धीरे से तनाव से बाहर निकलना शुरू किया। यह कहानी हमें यह बताती है, जो भी हमारे भीतर हो रहा है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लंबे वक्त से तनाव में होते हैं, लेकिन हमें यह सामान्य लगता है। इसलिए इन बातों को सामान्य ना माने, लोगों से इस बारे में बात करें और अपनी मदद करें।